और मालेगांव शहर की आवाम की तरफ से राष्ट्रीय नेता आदरणीय राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के कौमी सदर शरद पवार साहब को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, मुबारकबाद पेश करता हूं। पार्टी ने हमको आदेश दिया कि हर तालुका लेवल के ऊपर, हर शहर लेवल के ऊपर शरद पवार साहब स्क्रीन के जरिए लाइव तकरीर करेंगे और 2 दिसंबर से 12 दिसंबर तक अलग अलग प्रोग्राम करने का आदेश हमको आया और हमने पूरा प्रोग्राम 2 दिसंबर से मुकम्मल हम लोगों ने प्रोग्राम किया। और आज लास्ट प्रोग्राम हम लोगों ने यहाँ पर बैठकर सुबह से शरद पवार साहब की तकरीर सुने, उनके सोच, उनके विचार हम लोगों ने यहाँ पर सुने। अजीत दादा पवार साहब के, जयंत पाटिल साहब, उज्ज्वल साहब, प्रफुल्ल पटेल साहब, नवाब मलिक साहब, तमाम ही लोगों की यहाँ पर तकरीर हम लोगों ने सुना और पार्टी की क्या पॉलिसी है, पार्टी की क्या विचार है, ये तमाम ही हम लोगों ने बैठकर यहाँ पर सुना। बहरहाल शरद पवार साहब की जितनी तारीफ की जाए वो कम है। अगर उनके ताल्लुक से, उनके ऊपर अगर हम लोगों ने तकरीर की शुरुआत की तो कई घंटे बीत जाएंगे, लेकिन उनके काम खत्म नहीं होंगे। नवाब मलिक साहब ने अभी अपनी तकरीर में कहा कि देश के अंदर सिर्फ एक ऐसा नेता, अगर कोई भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला कर सकता है और तमाम ही अपोजिशन पार्टियों को एक जगह ला सकता है, और अगर तमाम ही अपोजिशन पार्टियां, अगर किसी के ऊपर एक राय हो सकती है तो वो शरद पवार साहब के ऊपर एक राय हो सकती है। और शरद पवार साहब ने ये कर बताया। महाराष्ट्र की हुकूमत 2 साल पहले जब बनी तो किसी को भी अनुमान नहीं था, किसने भी सोचा नहीं था कि महाराष्ट्र में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरने वाली भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल करके शिवसेना, राष्ट्रवादी कांग्रेस और कांग्रेस की सरकार कोई बना सकता है। तो इस देश ने देखा, राष्ट्रवादी के सदर शरद पवार साहब ने कर बताया। और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों के अंदर तमाम ही देश की अपोजिशन पार्टियां भी शरद पवार साहब के नाम पर एक मत होगा, एक राय होगी और भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला शरद पवार साहब ही कर सकते हैं। ये बात इस हिंदुस्तान के अंदर अब शुरू हो चुकी है। दोस्तों, 25 मार्च को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अंदर मैं शामिल हुआ और आप मेरे साथ शामिल हुए, और 25 मार्च से लेकर 12 दिसंबर तक आप लोगों ने मिलकर, नौजवानों ने मिलकर, बुजुर्गों ने मिलकर, मां बहनों ने मिलकर, हम लोगों ने जो रात दिन मेहनत की और मालेगांव शहर के अंदर राष्ट्रवादी पार्टी को खड़ा करने का काम किया, मजबूत करने का काम किया, मैं आप लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूं। और हम लोगों को 12 दिसंबर शरद पवार साहब के जन्मदिन के मौके पर आज ये बात हम सब कार्यकर्ताओं को, सब ओहदेदारान को यह तय करना है, तमाम ही नौजवान साथियों को यह तय करना है, 1 बूथ 11 यूथ के तमाम ही नौजवान साथियों को यह तय करना है कि जो 25 मार्च से जो शुरुआत हमने की 12 दिसंबर और 12 दिसंबर से लेकर आने वाले म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव, आने वाले पार्लियामेंट के चुनाव और आने वाले असेंबली के चुनाव तक हम लोगों को और ताकत के साथ और मजबूती के साथ इस शहर के अंदर
राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को बढ़ाना है, मजबूत करना है और आवाम का और गरीबों का काम करना है। ये आज हम लोगों को तय कर उठना है। जब हम राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अंदर शामिल हुए तो किसी को लगा नहीं था कि इतने कम वक्त के अंदर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी इतनी मजबूत होगी। किसी को नहीं लगा था और कई लोगों ने ये सोचा था कि हम लोगों ने गलत फैसला लिया। लेकिन मेरा यह मानना है कि जिंदगी के अंदर बहुत उतार चढ़ाव आते हैं, चाहे मेरे चाहे आप लोगों के। जहां धूप आती है तो वहां जरूर एक दिन छांव आती है। जहां रात होती है तो जरूर दिन निकलता है। हर इंसान की जिंदगी के अंदर और आप लोगों का साथ, आप लोगों की मेहनत, आप लोगों की ताकत, नौजवानों का साथ, मां बहनों का साथ, अगर हम इस मुकाम के ऊपर इस शहर के अंदर खड़े हैं कि आज हमारे अपने शहर की तमाम ही हमारी मुखालिफ सियासी पार्टियां हम लोगों की मेहनत से, हम लोगों की ताकत से हम लोगों से घबरा गई है। उनको अपनी जमीन खिसकती हुई नजर आ रही है। ये मेरे के अकेले के बलबूते से नहीं, बल्कि आप लोगों की मेहनत, आप लोगों की मजबूत ताकत के बलबूते के ऊपर उनकी जमीन हम लोगों ने खसका चुके हैं और ये मजबूर कर दिया कि हमारे बारे में उन लोगों के रात के अंधेरे के अंदर प्लानिंग करना पड़ रही है कि कैसे हमको खत्म किया जाए। और अल्लाह का बहुत एहसान व करम है, अगर ये शहर की आवाम, ये शहर के नौजवान, ये शहर की मां बहनें अगर सियासी फैसला और सूझबूझ के अगर फैसला अगर शहर की आवाम ने ले लिया, मुझे यकीन है कि आने वाले म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के ऊपर भी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का झंडा लहराएगा और आने वाले असेंबली के चुनाव में भी राष्ट्रवादी का ही झंडा गड़ेगा। अगर ये शहर की आवाम ने जिस दिन सियासी फैसला लेने की शुरुआत कर दी, क्योंकि अभी जो फैसले हो रहे हैं वो मजहब की बुनियाद पर और जज्बात के अंदर लिए जा रहे हैं, सियासी फैसले नहीं लिए जा रहे हैं। अगर सियासी फैसले होते तो नतीजा कुछ और होता, लेकिन हम मजहबी फैसला हुआ और जज्बाती फैसला हुआ, इसके लिए ये शहर परेशान है, ये शहर परेशान है। कल कुछ लोगों ने बहुत ज्यादा बोलना नहीं था, मेरा अवैसी साहब आपसे सवाल है और सिर्फ शहर की आवाम की तरफ से नहीं, बल्कि इस महाराष्ट्र के मुसलमानों से की तरफ से आपसे मेरा सवाल है कि आप असेंबली के इलेक्शन के वक्त प्रचार के लिए महाराष्ट्र में घूमे और 2 साल आप कहां थे, पहले उसका जवाब इस महाराष्ट्र के मुसलमानों को देना पड़ेगा। अगर आप समझ रहे हो कि आप कारपोरेशन के चुनाव आ रहे, मालेगांव का कारपोरेशन का चुनाव आएगा, भिवंडी का चुनाव आएगा, मुंबई का चुनाव आ रहा है, मीरा भाईंदर का आएगा, अमरावती का आएगा और नगर पालिका के चुनाव आएगा।
आएंगे, औरंगाबाद का आ रहा है, तो आप नई एक डुगडुगी बजाते हुए हैदराबाद से महाराष्ट्र के अंदर आप आए कल, क्योंकि आपको समझ रही है बात कि अब अगर मैं चुनाव में जाऊंगा तो मैं किस मुंह से महाराष्ट्र के मुसलमानों को जवाब दूंगा। जो आपने बड़े बड़े वादे किए, आपके दोनों एमएलए ने और आपके लीडरान ने इस महाराष्ट्र के मुसलमानों को कुछ नहीं दिया। आपको कोई हक नहीं है कि मुसलमानों के ताल्लुक से आवाज उठाने का, आपको कोई हक नहीं है। ये महाराष्ट्र के मुसलमान जानते कि रिजर्वेशन की कामयाब तहरीक किसने चलाया, बोलने की जरूरत नहीं। और आपने कल अपने मुंबई के जलसे के अंदर इस बात को माना। आप लोगों को पता नहीं होगा, कल उनका मुंबई के अंदर एमआईएम का जलसा था, ऐसी स्क्रीन लगाई उन्होंने, और वहां पर असेंबली के अंदर जब मैं आवाज उठा रहा था, एमएलए था कि मुसलमानों को रिजर्वेशन मिलना चाहिए और दलील के साथ बता रहा था, कल मेरी वीडियो उन्होंने वहां पर आवाम को बताई। मैं अल्लाह का शुक्र अदा किया, चलो अवैसी साहब आप सच तो मान रहे कि आपके दोनों एमएलए ने 2 साल के अंदर कोई आवाज मुसलमानों को रिजर्वेशन की नहीं उठाई, लेकिन माजी के अंदर शेख आसिफ आमीन पटेल जब आवाज उठाई तो आपने कल आमीन पटेल की भी और मेरी भी वीडियो तो कम से कम बताने का काम किया, और इसी तरीके से सच्चाई तो महाराष्ट्र के मुसलमानों के सामने आ गई। इसको बोलते हैं काम। काम तो कोई झुटला नहीं सकता, और आपने भी झुटला नहीं पाया, चाहे आप मुखालफत में क्यों ना आपने कल वीडियो बताई। यह सिर्फ इसके लिए ढोंग किया जा रहा कि कारपोरेशन के चुनाव में वोट ले लूं, मुद्दा बना दिया जाए। और मैं यकीन के साथ बोल रहा हूं, जिम्मेदारी से बोल रहा हूं, अवैसी साहब आप शिवसेना को गालियां दे रही है, ठीक है, हमारे और उनके विचार अलग है। आप राष्ट्रवादी के लीडरान को कल गालियां दी, आपने कांग्रेस के लीडरान को गालियां दी। क्यों अवैसी साहब, आपको इतनी तकलीफ क्यों है? क्यों महाराष्ट्र के मुसलमान सुख से है, चैन से है, खुशहाल है? आपको अच्छा नहीं लग रहा कि आप बीजेपी की हुकूमत बनाने और बीजेपी की दलाली करने ये सरकार को गालियां देने आए थे क्या? मैं जिम्मेदारी से बोलता हूं कि 12 नवंबर को मालेगांव के अंदर, नांदेड़ के अंदर और अमरावती के अंदर जो हुआ वो एक हादसा था। अगर ये घटना को छोड़ दो आप, तो मुझे बताइए एक मिसाल कि इन 2 सालों के अंदर इस महाराष्ट्र की सरकार जब से आई है कि महाराष्ट्र के मुसलमानों के खिलाफ कोई काला कानून बना या कहीं फसाद हुए या कहीं बीजेपी और आरएसएस के लोगों ने कहीं मॉब लिंचिंग की क्या? इसलिए अवैसी साहब आपको खराब लग रहा? महाराष्ट्र के मुसलमानों को आप सुख से नहीं देखना चाहते? असल में आप यहां पर वापस भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव के अंदर आप एंट्री कर रहे हो। इस तरीके का इल्जाम मैं आज इस स्टेट से लगा रहा हूं। मुझे बस 2 बात बोलना है, मेरी बात खत्म कर दूंगा। 12 नवंबर को मालेगांव शहर के अंदर जो हुआ, मैंने पुलिस डिपार्टमेंट से परमिशन मांगा कि मुझे मुशाहरा चौक पर जलसा लेना है। पुलिस डिपार्टमेंट ने परमिशन नहीं दिया, रिजेक्ट कर दिया, नाकार दिया। मैं उनके खिलाफ में कोर्ट में गया और कोर्ट की 15 तारीख है। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा पुलिस डिपार्टमेंट से आज एक जुमले में कि आपने जितनी केस हमारे शहर के नौजवानों के ऊपर
लगाई है वो गैर कानूनी है। और एक और गैर कानूनी काम आपने किया, ये मालेगांव शहर की पुलिस ने, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है कि अगर एक हादसा होता है, एक लड़ाई होती है, तो एक एफआईआर के अंदर आरोपियों के नाम आते हैं। आपने 5 एफआईआर बनाकर सुप्रीम कोर्ट का भी अपमान करने का काम किया। मैं आज मालेगांव शहर की पुलिस को बोलना चाहता हूं, सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन का भी तुमने अपमान किया। एक एफआईआर में नाम होना चाहिए था, 5 एफआईआर आपने बनाई। और जो बेगुनाह लोगों को जेल के अंदर डाला गया, वो भी गैर कानूनी काम आपने किया। इसके ऊपर पुलिस अपने गिरेबान के अंदर झांकने का काम करे, कहां गलतियां हुई। आज इस मंच से मैं ऐलान करता हूं कि पुलिस की 5 एफआईआर के खिलाफ आने वाले हफ्ते में मुंबई हाई कोर्ट के बड़े वकील से हमारी मीटिंग होगी और ये 5 एफआईआर को चैलेंज करने का काम राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के जरिए किया जाएगा। अगर पुलिस जास्ती करेगी, पुलिस दबाएगी, तो अगर पुलिस ये समझती है कि शेख आसिफ डर जाएगा, दब जाएगा, हमारे वर्कर दब जाएंगे, तो पुलिस अपनी गलतफहमी को दूर कर ले। 15 तारीख को जो कोर्ट का फैसला होगा, अगर कोर्ट ने परमिशन नहीं दिया तो कोर्ट का मैं आदर करूंगा, जलसा नहीं लूंगा। लेकिन अगर कोर्ट ने परमिशन दे दिया तो मुशायरा चौक के ऊपर तो जलसा हर हाल में लूंगा, हर हाल में लूंगा। और मेरे पास इतने सबूत है, पुलिस मेरी बात को नोट करे, इतने सबूत है कि पुलिस डिपार्टमेंट के पास भी उतने सबूत नहीं है। अगर पुलिस सोचती है कि अंधी नगरी चलेगी शहर में, तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और अगर परमिशन मुझे नहीं मिला तो बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर तमाम ये सबूत मीडिया के जरिए शहर की आवाम तक और सरकार तक लाने का काम भी शेख आसिफ करेगा। ये बात पुलिस नोट कर ले। पुलिस बात तो बहुत बोलनी है, लेकिन मैं इस देश के कानून को मानता हूं, मैं इस देश के संविधान को मानता हूं। अगर कोर्ट में मैटर नहीं होता न्याय प्रवेश, तो जरूर यहां से 1 घंटा तकरीर करता था, 1 घंटा सिर्फ 12 तारीख की घटना के ऊपर। ठीक है, हमारे वर्करों के ऊपर इल्जाम कोई सियासी आदमी लगाए, शहर का कोई लीडर लगाए, मुबारक हो, लेकिन मैं किसी पर इल्जाम नहीं लगाऊंगा। ये शहर मेरा है, ये शहर के लोग मेरे हैं, ये शहर के नौजवान मेरे हैं, ये शहर की माँ बहनें मेरी है, चाहे वो कोई भी पार्टी के अंदर हो, कोई भी मसलक के मौलाना हो, कोई भी मसलक, वो मेरे हैं, मैं उन पर इल्जाम नहीं लगाऊंगा। न तो हम भी मुंह में जबान रखते हैं, लेकिन जहां शहर की आएगी, ये शहर को बचाने की बात आएगी, तो हम तमाम ये इख्तिलाफ बाजू में रह जाएंगे, चाहे हमारा कितना भी बड़ा दुश्मन क्यों ना। मां बहनों से मैं अपील करना चाहता हूं कि संजय निराधार योजना जो बेवा फंड मिलता है, बुजुर्गों को जो फंड मिलता है, तिलाकशुदा हमारी बहनों को मिलता है, बेवा हमारी बहनों को मिलता है, जो बुजुर्ग मां बहनों को मिलता है, जो अपन है, माजूर है, उनको जो फंड मिलता है, चेयरमैन वहां पर अभी हमारा शकील जानी बेग साहब बन चुके हैं, हमारी पार्टी ने बनाया है।
आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं। 3 महीने का थक बाकी है, इंशाल्लाह ये महीने के अंदर 3 महीने का थक बाकी पैसा आपके अकाउंट के अंदर आएगा, उसकी हम कोशिश करेंगे। दूसरी बात, मालेगांव शहर की तमाम ही मेरी माँ और बहनें जो बेवा है, जो माजूर है, जो बुजुर्ग है, जो तिलाकशुदा है, ऐसे तमाम ही माँ बहनों का इजलास, एक बड़ा प्रोग्राम इसी तरीके से हम लोग आइंदा दिनों के अंदर लेने वाले हैं। और जो जो लोगों को गवर्नमेंट से फ़ायदा नहीं मिलता और बचत गढ़ के ज़रिए जो फ़ायदा नहीं मिलता, वो तमाम ही लोगों को फ़ायदा दिलाने के लिए एक बड़ा इजलास होगा और महाराष्ट्र के हमारे पार्टी के मंत्री उनको बुलाया जाएगा और आपके मसाइल हल किए जाएंगे और आपको पगार शुरू कर दी जाएगी। ये मैं ऐलान आज करता हूँ आप लोगों के लिए। और आप लोगों से अपील करता हूँ, तमाम ओहदेदारान से, वर्करों से, कि अभी हम धूप में खड़े ये जरूर है, आज हमारे पैर में कांटा चुभा है, आज दर्द है ये जरूर है, लेकिन कांटा भी निकालना है और धूप के हटने का इंतजार भी करना है, यानी कारपोरेशन का इलेक्शन का। लेकिन आज से हर वार्ड के अंदर, हर गली के अंदर हम लोगों को मेहनत करके पार्टी को 1 नंबर पोजीशन पे मालेगांव शहर में पहुंचाना है, ये तय करके हम लोगों को उठना है। मैं इसके लिए बात बोल रहा हूं कि मैं बहुत बारीकी से नज़र रख रहा हूं सियासत पर, बहुत बारीकी से। चाहे अपने अपोजिशन के लोग, चाहे उन्होंने अपने को वोट नहीं दिया, जो लोगों ने वोट दिया, जो लोगों ने वोट नहीं भी दिया, आज शहर सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की तरफ से बहुत उम्मीदों के साथ देख रहा है। और मुझे यकीन है कि शहर की आवाम अब इस मर्तबा राष्ट्रवादी पार्टी को मुकम्मल इक़्तिदार देगी। इस बात का यकीन शहर की आवाम पर मुझको है और इंशाल्लाह हम लोग कामयाब होंगे। मायूस होने की ज़रूरत नहीं और मजबूती के साथ हम लोग खड़े होंगे और लड़ेंगे और जीतेंगे और इंशाल्लाह हम लोग कामयाब होंगे। आप लोग इस प्रोग्राम के अंदर शामिल हुए, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और तमाम ही जेंट्स आप लोगों से, लेडीज़ वहीं बैठे रहे, तमाम ही बुजुर्गों नौजवानों से गुजारिश है कि वो नीचे बाजू चले जाए, कुर्सियाँ उठाना है और आप लोग का खाने का नज़्म नीचे है। और माँ बहनें कुर्सियाँ उठाकर बाजू में रखे, यहाँ चटाइयाँ बिछी की इस हॉल के अंदर आपको खाना है। खाना बहुत बड़ी तादाद में है, आराम से खाइए। और हम लोग आप लोग को, जब तक आप लोग रवाना नहीं होंगे हम लोग जाने वाले नहीं है।